ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं 22 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बॉयल्स लॉ पहला टॉपिक आता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है? जब हम एक्चुअली गैस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके होते हैं पी, वी और टी। क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो इन तीनों में गैस में चेंज होता है अगर हम गैस को हीट करते हैं या कोल्ड करते हैं या कोई भी चेंज करते हैं तो अब बॉयल्स ने कब किस लिए बताया कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो चेंज किस में होगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर में। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रहेगा? प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यानी कोई भी स्टेट हो इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। इनिशियल स्टेट पे इनका प्रोडक्ट, फाइनल स्टेट पे इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी दोनों इक्वल होंगे। ओके, सेम ऐसे बॉयल्स लॉ है। अब बॉयल्स लॉ में किया क्या गया है? प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। यानी पी को कांस्टेंट रखें अगर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इनका रेशियो V अपॉन टी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी इनिशियल पोजीशन पे भी इनका रेशियो और फाइनल पोजीशन पे भी इनका रेशियो क्या होगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करके गैस इक्वेशन बनाया जाता है। गैस इक्वेशन समझ लेते हैं क्या होता है। पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि गैस इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। अब गैस इक्वेशन में क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास इनिशियल स्टेट में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है। पहले हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, गैस को हीट कर रहे हैं। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो बॉयल्स लॉ लगेगा। तो यहाँ से P1 और V1 का प्रोडक्ट और यहाँ से P2 और वॉल्यूम मान लीजिए V डैश चेंज हो गया और प्रेशर हो गया P1 से P2 चेंज हो गया। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो P1 V1 का प्रोडक्ट P2 और V डैश के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ से V डैश निकाल लिया। अब इसी गैस को मान लीजिए जो ये सेकेंड स्टेट आपकी आई है, इसमें अब हम प्रेशर को कांस्टेंट रख ले रहे हैं, यानी P2 को चेंज नहीं कर रहे हैं और फिर गैस को हीट कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। तो V डैश मान लीजिए चेंज हो रहा है V2 में बदल जा रहा है और T1 चेंज हो रहा है T2 में। तो जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो चार्ल्स लॉ लगेगा। चार्ल्स लॉ में क्या होगा? इस स्टेट में V और T का जो रेशियो आएगा यानी V डैश अपॉन T1, फाइनल स्टेट में जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो आएगा यानी V2 अपॉन T2, ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी यहाँ से भी V डैश की हमने वैल्यू निकाल ली। अब दोनों ही V डैश की वैल्यूज़ अगर हम कंपेयर कर देते हैं, दोनों ही V डैश की वैल्यूज़ अगर हम कंपेयर कर दें तो क्या आ जाएगा? P1 V1 अपॉन P2 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा T1 V2 अपॉन T2, ये बराबर आ जाएंगे। अब इनिशियल स्टेट के लिए जो 1 1 1 वैल्यूज़ है उनको एक तरफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 राइट साइड में चला जाएगा P2 V2 अपॉन T2। यानी इनिशियल स्टेट में P1 V1 अपॉन T1 बराबर होगा किसके? फाइनल स्टेट में P2 V2 अपॉन T2 के बराबर हो जाएगा। यानी हर एक स्टेट में ये क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। PV अपॉन T क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसी को कैरी करते हुए अगर हम आगे की तरफ बढ़ें तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है। PV अपॉन T क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट को K मान लेते हैं तो PV अपॉन T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, यानी KT आ जाएगा। ये जो K होता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे गैस में उसके प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मान लें n है तो K प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? n के, है ना। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट बढ़ जाता है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, स्मॉल k से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल K की वैल्यू n इंटू स्मॉल k आ गया। ये वैल्यू रख दें यहाँ पर तो एक फार्मूला बन जाता है PV इज इक्वल टू n के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। ये यूज़ होगा न्यूमेरिकल में। अब क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, सभी स्टेट के लिए सेम है। और सपोज दैट कि PV और T भी क्या है? सेम है, तो जो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो n अगर चेंज नहीं होता है, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स कब नहीं चेंज होते हैं? जब किसी गैस के सैंपल का हम 22.4 लीटर ले लें, क्योंकि 22.4 लीटर आपका क्या होता है? मॉलिकुलर वेट के बराबर होता है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, NTP पे। ठीक है, यानी 1 ग्राम ऑफ मोल के बराबर होता है 1 लीटर सैंपल अगर हम लेते हैं तो उसको एवोग्रेडो, तब वहाँ पर क्या होता है? जितने मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के उसको एवोग्रेडो नंबर कहेंगे। यानी स्मॉल n आपका कैपिटल N हो जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, तो ये स्मॉल n की वैल्यू यहाँ आ जाती है। तो कैपिटल N हमने रख दिया यहाँ पर, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी?
कैपिटल N इंटू स्मॉल के। अब ये के आपका हो जाता है गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो 1 मोल गैस के लिए अगर हम वैल्यू रखें, ये 1 मोल गैस के लिए लीटर आया था, तो 1 मोल गैस के लिए स्मॉल n हो जाता है कैपिटल N, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, और क्या आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो NK की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, कैपिटल R रख देते हैं गैस कांस्टेंट में, ठीक है। स्मॉल n की जगह कैपिटल N हुआ और NK की जगह अब हम R रख दे रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू RT 1 मोल गैस के लिए गैस का इक्वेशन आ जाता है। अगर मोल बढ़ाते जाए, म्यू मोल गैस की बात करें तो PV इज इक्वल टू म्यू RT हो जाता है, ओके। ये जो R है इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाकी चीज़ों को ट्रांसपोज करके। यूनिट निकालना होगा तो यूनिट इसका आएगा जूल पर मोल केल्विन, यानी जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। डायमेंशन ml पावर 2 T पावर -2 और टेम्परेचर डिफरेंस पावर -1। गैस कांस्टेंट R की न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से R को अगर हम रोकें और T को इधर लेके जाएं, बल्कि इस क्वेश्चन में देख लीजिए, म्यू और T को इधर लेके जाएं तो PV अपॉन म्यू T आ जाएगा। क्या आ जाएगा, PV अपॉन म्यू T। अब मान लीजिए कि टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, यानी 273 केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखा जाएगा। म्यू हम 1 मोल गैस कर दे रहे हैं तो 1 वैल्यू हो गई, और जो प्रेशर है 1 मोल गैस के लिए नॉर्मल प्रेशर ले रहे हैं जिसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो वॉल्यूम आएगा 1 मोल गैस के लिए वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर होता है, तो लीटर को हम मीटर क्यूब में बदल ले रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन आता है। ये गैस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ओके।